हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल। आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर उसके अंतर्गत हम पहले अलैंगिक जनन को पढ़े, जो मुख्यतः 9 प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत हम द्विविभाजन और बाइनरी फिजन और बहुविखंडन मल्टीपल फिजन पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो हेडिंग आएगा वो आएगा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी को इंग्लिश में प्लाज्मोटोमी ही कहते हैं प्लाज्मोटोमी कहते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रकीय जनक से बिना केंद्रक विभाजन के बहुकेंद्रकीय जीवों का निर्माण होता है तथा बाद में केंद्रक विभाजन केंद्रकों की संख्या बराबर करने के लिए होता है। तो इस जनन को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रकीय जनक से बिना केंद्रक विभाजन, बिना न्यूक्लियर डिवीजन के बहुकेंद्रकीय जीवों का निर्माण होता है तथा बाद में केंद्रक विभाजन केंद्रकों की संख्या बराबर करने के लिए होता है। विभाजन तो होता है लेकिन जनन के पश्चात होता है। किसके लिए होता है? केंद्रकों की संख्या को बराबर करने के लिए। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को प्लाज्मोटोमी कहते हैं, जैसे ओपेलाइना में होता है। प्लाज्मोटोमी प्रक्रिया किसमें होता है? ओपेलाइना नामक जीव में होता है। आप लोग देख सकते हैं ओपेलाइना जीव कैसा होता है। ये ओपेलाइना जनक है और इसमें बिना केंद्रक विभाजन के बहुकेंद्रकीय ओपेलाइना संतत का निर्माण होता है और बाद में ये केंद्रक की संख्या बराबर करने के लिए बाद में इनमें केंद्रक विभाजन होता है। ये संतत ओपेलाइना है, संतत ओपेलाइना। और उसके बाद जो हमारा अलैंगिक जनन के अंतर्गत चौथा जनन आता है, मुकुलन आता है। क्या? मुकुलन, बडिंग। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये मुकुलन क्या होता है। बडिंग कुछ जीवों में, जैसे हाइड्रा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हाइड्रा, कुछ जीवों में जैसे हाइड्रा कोशिकाओं के अनियमित विभाजन होने से उसमें एक उभार निकल आता है। क्या निकल आता है? उभार। कुछ जीवों में कोशिकाओं के अनियमित विभाजन होने से उसमें एक उभार निकल आता है। इस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यह मुकुल अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है। किस परिस्थिति में? प्रतिकूल, विपरीत, अपोजिट सिचुएशन में ये अपने जनक शरीर से मुकुल अलग हो जाता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर यह नए संतत जीव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ जीवों में, जैसे हाइड्रा को ले लेते हैं, इन जीवों में कोशिकाओं के अनियमित विभाजन होने से इनके शरीर में एक उभार निकल आता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यह मुकुल अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? जनक शरीर से अलग हो जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर नए संतत में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे फिगर द्वारा हम समझ सकते हैं। फिगर में हम देखेंगे, ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये जनक है। तो इसमें कोशिकाओं के अनियमित विभाजन के कारण ये मुकुल निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? मुकुल। ये जनक हाइड्रा, इसमें मुकुल निकल आया। अगले स्टेज में दिखाया गया कि ये मुकुल वृद्धि विकास करता है और बड़ा होता है और फिर तीसरे स्टेप में ये अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है। और यही तीसरा स्टेप है जब इनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर नए संतत जीव अर्थात हाइड्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। जनक हाइड्रा और फिर ये संतत हाइड्रा है। फिर हम देखते हैं जो पांचवा अलैंगिक जनन की जो भाग है, इकाई है, वो है कलिका। कलिका द्वारा अलैंगिक जनन।
जिसे इंग्लिश में बड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बड कहते हैं। कलिका द्वारा अलैंगिक जनन। यह जनन भी मुकुलन, बडिंग, जो अभी हम पढ़े हैं, मुकुलन की भांति ही होता है, जो मुख्यतः हाइड्रा में भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये मुकुलन और ये कलिका जनन दोनों भी हाइड्रा में पाया जाता है और यह लगभग सेम ही होता है, मुकुलन जनन की भांति ही होता है। बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, जो छठा अलैंगिक जनन का भाग है वो बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, में चल बीजाणु, कैसे बीजाणु? चल बीजाणु, जू स्पोर, इंग्लिश में चल बीजाणु को क्या कहते हैं? जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर का निर्माण होता है। कुछ जीवों जैसे क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु जू स्पोर का निर्माण होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने जनक शरीर से अलग हो जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कुछ जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु जू स्पोर का निर्माण होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक बीजाणु नए संतत जीव अर्थात क्लेमाइडोमोनास संतत में परिवर्तित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में आने पर प्रत्येक बीजाणु नए संतत क्लेमाइडोमोनास में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। तो इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, चित्र की सहायता से हम समझेंगे फ्रेंड्स। ये है क्लेमाइडोमोनास, चल बीजाणु है। ये क्लेमाइडोमोनास का शरीर है, इसके अंदर ये जो बिंदु के रूप में दिखाया गया है ये चल बीजाणु है। तो ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर अपने जनक शरीर से हटके अलग हो जाते हैं और यही बीजाणु अनुकूल परिस्थिति आने पर नए संतत क्लेमाइडोमोनास में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संतत क्लेमाइडोमोनास है। अब अलैंगिक जनन के अंतर्गत ये जो 7वां हेडिंग आता है वो आता है खंडी भवन, सेगमेंटेशन। सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय, कैसे? बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विकसित होकर छोटे छोटे खंडों, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को खंडीभवन, सेगमेंटेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा व पेनिसिलियम आदि। तो देखते हैं कि ये स्पाइरोगैरा में कैसे खंडीभवन वाला जनन पाया जाता है। ये जनक पेनिसिलियम है और ये कोनेडिया है। यही अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और नए संतत पेनिसिलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक जो दवा बनाई गई थी वो पेनिसिलियम से ही बनाई गई थी। ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक दवा किससे बनाई गई थी, तो वो पेनिसिलियम था। पेनिसिलियम से ही सर्वप्रथम एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी। उसके बाद हम देखते हैं पुनरुद्ध भवन। ये 8वां है अलैंगिक जनन के अंतर्गत 8वां प्रकार का जनन है। पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रीजनरेशन। जीवों में ऐसा जनन जिसमें, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
जीवों में ऐसा जनन जिसमें किसी जीव का शरीर यदि खंडों में कट जाए और वह अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक खंड नए जीव में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार के जनन को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन, या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, पुनर्जनन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जीवों में ऐसा जनन जिसमें किसी भी जीव का शरीर यदि खंडों में कट जाए और वह अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक खंड नए जीव में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार के जनन को पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहते हैं। इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। हम इमेज की सहायता से देखते हैं कि ये रीजनरेशन क्या होता है। पुनरुद्ध भवन जो होता है वो मुख्यतः प्लेनेरिया जीव में पाया जाता है। ये प्लेनेरिया जीव का जनक है। क्या है? जनक, प्लेनेरिया। इसमें इसका जो शरीर है वो 3 खंडों में कट जाता है, जो दिखाया गया है 3 खंडों में कटा हुआ है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्लेनेरिया जीव का जो तीनों खंड है वो नए संतत प्लेनेरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या है? संतत प्लेनेरिया। एक बार कलिका को फिर से देखते हैं। कभी कभी पादपों की पत्तियां व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं। इसे कलिका कहते हैं। ये अपने जनक पौधे से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। जैसे यह प्रक्रिया फ्यूनेरिया पौधे में पाया जाता है, कलिका जनन। और जो नवा अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो नवा जनन होता है वो होता है कायिक जनन। कैसा जनन? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या वर्धी जनन भी कहते हैं। पादपों में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन को स्पेशल इसमें पादप दिया गया है फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होना। स्पेशल पादपों में अलैंगिक जो जनन होता है उससे अलैंगिक जनन न कहकर एक विशेष नाम दिया गया है जिसे कायिक जनन या वर्धी जनन भी कहते हैं, ताकि कंफ्यूजन न रहे। पौधों में उनके कायिक अंग अर्थात जड़, तना, पत्ती, पौधों में उनके कायिक अंगों, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए संतत जीव का निर्माण करना ही कायिक जनन कहलाता है या वर्धी जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक जनन या वर्धी जनन। एक बार फिर से देखते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन को ही कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। पौधों में उनके कायिक अंगों, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए संतत जीव का निर्माण करना ही कायिक जनन कहलाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। सर्वप्रथम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कृत्रिम कायिक जनन, जो मानव द्वारा कराया जाता है। तो सबसे पहले हम कायिक जनन के अंतर्गत प्राकृतिक कायिक जनन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। और इसे कृत्रिम कायिक जनन को 3 भागों में बांटा गया है। दाब विधि द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, कलम विधि द्वारा कृत्रिम कायिक जनन और ऊतक संवर्धन द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन देखते हैं क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधों के उनके कायिक अंगों द्वारा स्वतः ही अर्थात प्रकृति के द्वारा पौधों के उनके कायिक अंगों द्वारा स्वतः ही नए संतत का बनना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पौधों
कि उनके कायिक अंगों द्वारा स्वतः ही अर्थात प्रकृति के द्वारा नए संतत का बनना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है जो हम पहले ही बता चुके हैं। जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, पौधों की जड़ों में कक्षस्स कलिका। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पौधों की जड़ों में कक्षस्स कलिका पाई जाती है जिनसे स्वतः नए पादप उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? स्वतः ही नए पादप उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के कायिक जनन को जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे डेलवर्जिया, ये डेलवर्जिया जो है वो शीशम का बायोलॉजिकल नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। डेलवर्जिया को हम लोग अपनी भाषा में स्थानीय नाम के हिसाब से शीशम के नाम से जाना जाता है, और ये डेलवर्जिया शीशम का बायोलॉजिकल नेम है। और अमरूद में भी पाया जाता है जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। पॉपुलर, शकरकंद, डहेलिया व एस्पायरागस आदि में पाया जाता है जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। फिर देखते हैं तनु द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तनु द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। कुछ पौधों जैसे आलू, गन्ना आदि के तनों में आँख तो आप लोग को पता ही होगा, जहाँ से वो कल्ला निकलता है, गन्ने के गांठ में जहाँ से आँख निकलता है, इसे देहाती लैंग्वेज में हम कल्ला भी कह सकते हैं, पाया जाता है। कुछ पौधे जैसे आलू, गन्ना आदि के तनों में आँख पाया जाता है जिससे ये पौधे अपने समान नए पौधे उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन को तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन को तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब में भी ये पाया जाता है। अब हम तीसरा देखेंगे, पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। कुछ पौधों में जैसे अजूबा को ही इंग्लिश में ब्रायोफिल्लम कहते हैं, वहाँ बिगोनिया आदि की पत्तियों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कैसी कलिकाएं? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे ये पौधे अनुकूल परिस्थितियों में अपने समान नए संतत पौधे को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन को पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ पौधों जैसे अजूबा, बिगोनिया आदि की पत्तियों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे ये पौधे अनुकूल परिस्थितियों में अपने समान नए संतत पौधे को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन को क्या कहते हैं? पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे अजूबा ले लेते हैं, स्ट्रेप्टोकार्पस हुआ, संडपालिया। आप लोगों ने आसपास जरूर देखा होगा अजूबा का पौधा, जिसमें पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, ये है अजूबा की पत्ती है। इसकी पत्ती अजूबा की, जिसमें ये देखिए ये है अपस्थानिक कलिकाएं। ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं जो अनुकूल परिस्थिति में नए संतत को जन्म देती है, नए संतत अजूबा को जन्म देती है। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन निम्न 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न 3 प्रकार का होता है। तो जो फर्स्ट है हमारा, वो है भूमिगत तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। कैसा प्राकृतिक कायिक जनन? भूमिगत तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। सामान्यतया देखते हैं फ्रेंड्स कि ये भूमिगत तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। सामान्यतया प्रतिकूल परिस्थितियों में रूपांतरित भूमिगत तना, सामान्यतया प्रतिकूल परिस्थितियों में रूपांतरित भूमिगत तनों के वायवीय भाग, कौन से भाग? वायवीय भाग सूख कर नष्ट हो जाते हैं।
तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर इनके भूमिगत भाग, कौन से भाग? भूमिगत भाग अर्थात प्रकंद, प्रकंद के अंतर्गत आता है अदरक, हल्दी, कार्म, कार्म के अंतर्गत आते हैं जिमीकंद, अरवी तथा कंद अर्थात आलू तथा सल्ककंद। सल्ककंद को जैसे सल्ककंद के अंतर्गत प्याज तथा लहसुन आते हैं। आज अपनी पर्व संधि, कैसी संधि हो? पर्व संधि। हम आप लोगों को अदरक में पर्व संधियाँ दिखा देते हैं। ये है पर्व संधियाँ, ये पर्व संधियाँ हैं। पर्व संधियों से नया वायवीय तना पैदा करके प्राकृतिक कायिक जनन में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? अपने पर्व संधियों से नया वायवीय तना पैदा करके प्राकृतिक कायिक जनन में भाग लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा आता है वो आता है अर्धवायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय क्रीपिंग स्टेम। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये अर्धवायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। भूमिगत तनों के ही समान, कैसे? भूमिगत तनों के ही समान अर्धवायवीय तनों की संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, भूमिगत तनों के ही समान अर्धवायवीय तनों की संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर, डेवलप होकर वायवीय भाग बनाती हैं। कैसा भाग? वायवीय भाग बनाती हैं। यदि किन्हीं कारणों से अर्धवायवीय तनों का भाग टूट जाए तो यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को अर्धवायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे देखते हैं रनर, दूब घास, तो दूब घास को इंग्लिश में रनर कहते हैं। ब्राह्मी, स्टोलियन, चमेली बेला तथा ऑफसेट, पिस्टिया, जलकुंभी आदि सभी अर्धवायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? अर्धवायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में भाग लेते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एरियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एरियल स्टेम। कुछ पौधों के बीज में अंकुरण क्षमता नहीं होती। कुछ पौधों के बीज में अंकुरण क्षमता नहीं होती है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज में अंकुरण अर्थात नए संतत को जन्म देने की क्षमता नहीं होती है, या वे निषेचन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? फर्टिलाइजेशन। ऐसे पौधों के तने कायिक जनन में भाग लेते हैं। जिन पौधों के बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती हैं, वे निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पौधे के जो तने होते हैं वो कायिक जनन में भाग लेकर अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन करते हैं। जैसे गन्ना क्या करता है? गन्ना को जब हम बोते हैं तो उसके तने को ही तो काट कर मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे नए गन्ने के पौधे का जन्म होता है। तो ये अपने तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन करता है। वह अमरवेल में सामान्य वायवीय तना प्राकृतिक रूप से कायिक जनन करता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एक कायिक जनन का महत्व क्या होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन। कायिक जनन अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम कायिक जनन के लाभ को देखेंगे। क्या लाभ? फर्स्ट इसका जो है लाभ जो है, कायिक जनन से नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। किस जनन में? कायिक जनन में नए पौधे जो होते हैं वो बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। कायिक जनन से उत्पन्न नए संतति पौधे मार्ति पौधे के समान होते हैं। कायिक जनन से उत्पन्न नए संतत पौधे अपने जनक पौधे या मार्त पौधे के समान होते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, इनमें कायिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, या यूँ कह लीजिए जो कायिक जनन होता है उनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें विभिन्नताएं क्यों नहीं पाई जाती हैं?
क्योंकि इनमें एक ही जनक से नए पौधे का जन्म होता है। जब और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती, लैंगिक जनन जो होता है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि उसमें दो विपरीत लिंग के जनकों की आवश्यकता होती है जनन के लिए, तो इसलिए उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो ये अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जनक से नए संतति उत्पन्न होते हैं, तो उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। अनेक पौधे में समानता केवल कायिक जनन से ही संभव है। चौथा पॉइंट है, अनेक पौधों में समानता केवल कायिक जनन से ही संभव है। पांचवा जो पॉइंट है, अनेक जंगली और बेकार पौधों को कृत्रिम कायिक जनन द्वारा उपयोगी पौधों में बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है? उपयोगी पौधों में बदला जा सकता है। अनेक जंगली और बेकार पौधों को कृत्रिम कायिक जनन द्वारा उपयोगी पौधों में बदला जा सकता है। छठा जो पॉइंट है, पौधे नए वातावरण से कम प्रभावित होते हैं। और जो सातवां पॉइंट है वो है पौधे नए वातावरण से कम प्रभावित होते हैं। सातवां पॉइंट, बीज से उत्पन्न होने वाले नए पौधे पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। देखेंगे कायिक जनन से हानियां। तो कायिक जनन से जो फर्स्ट हानि है उसे देखते हैं। कायिक जनन में नए पौधे के मार्त पौधे के आसपास उगने से भूमि, जल, खनिज, प्रकाश, वायु आदि के लिए पौधों में संघर्ष होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है। नए पौधे के मार्त पौधे अर्थात जो संतत पौधे होते हैं, कायिक जनन से उत्पन्न संतत पौधे होते हैं, वो अपने जनक पौधे के अगर आसपास उग गए तो उनमें भूमि, जल, खनिज, प्रकाश, वायु आदि के लिए पौधों में संघर्ष होगा अर्थात उनके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है, क्योंकि प्रदूषण फैलने लगता है ना। अब सेकंड हानि देखते हैं क्या होता है। कायिक जनन से पौधे की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रजनन शक्ति या क्षमता कम हो जाती है। कायिक जनन से पौधों की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। जो तीसरा हानि है वो है कायिक जनन में विभिन्नताओं के अभाव में नई जातियां विकसित नहीं होती हैं। कायिक जनन में विभिन्नताओं के अभाव में नई जातियां विकसित नहीं होती।